रात काफी देर तक खान मकान की छत पर रमा से बातें करता रहा। उसके कॉलेज की बातें, उसके दोस्तों की बातें, उसके मशागिल की बातें और सबसे बढ़कर ये कि अपने और उसके मुस्तकबिल की बातें। फिर वो अपने कमरे में आकर लेट गया। वो रात उसने करवटें बदलते ही गुजार दी। रात देर गए उसे नींद आई थी। घर वालों ने भी उसे जगाना मुनासिब न जाना और जब वो बेदार हुआ तो सूरज खासा चढ़ाया था। रमा, आशा और किशोर पढ़ने जा चुके थे। सुहाय दोपहर का सौदा सलफ लेने चला गया था। उसे बेदार होते देखकर माताजी उसके लिए चाय ले आईं। नहाकर उसकी तबीयत खासी निखर आई थी। नाश्ते से फारिग होने तक सुहाय भी आ गया और थोड़ी देर बाद दोनों बाप बेटा अपने नए बिजनेस का आगाज करने के लिए घर से रवाना हो रहे थे। उन्हें आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दाखिल करनी थी। रजिस्ट्रेशन का मसला उसने चुटकी बजाते ही हल कर लिया। सुहाय ने तो उसे सिर्फ फॉर्म भर कर दिया था और उसके साथ उस फौजी दफ्तर तक गया था जहां उन्हें दरखास्त जमा करवानी थी। जहां उसके धर्मपुत्र अरुण कुमार ने जाने कैसे उस चपड़ासी को ताड़ लिया था जो बड़े साहब के दफ्तर के बाहर पहरे पर खड़ा था। एक कोने में ले जाकर अरुण कुमार ने उससे कुछ बातें की और फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे से जुदा हो गए। सुहाय घर आना चाहता था। दोपहर खासी हो चली थी और उसे बाजार का खाना खाने की आदत नहीं थी। वो तो नौकरी के दिनों में भी दोपहर का खाना घर से ले जाया करते थे। उन्होंने खान की तरफ देखा। घर चलें अब? खान ने कहा, नहीं बापूजी, क्षमा कीजिए, अब आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 10 मिनट बाद हमारा एक दोस्त आएगा, उसके साथ हम इकट्ठे ही किसी होटल में खाना खाएंगे। अरुण कुमार ने बड़े माजरती लहजे में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बापूजी अपने होनहार पुत्र की किसी भी बात की मुखालिफत नहीं कर सकते थे। दोनों दफ्तर की इंतजार गाह के एक कोने में बैठे रहे। वाकई पूरे 10 मिनट बाद उन्होंने चपड़ासी को उस तरफ आते देखा। वो उन्हें इशारा करता हुआ आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद तीनों एक होटल के कैबिन में बैठे खाना खा रहे थे। सुहाय और खान ने तो विष्णु खाना खाया, जबकि चपड़ासी रलिया राम ने अपने लिए मीट की डबल प्लेट तलब की थी। वो उन दोनों के सामने इतनी ठिठाई से खाने पर टूटा हुआ था जैसे उनका कोई देरीना और बेतकल्लुफ किस्म का आशना हो। खान ने उसे अपनी मजबूरी बताई थी कि शरीफ लोग होने के नाते वो दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते और यहीं अगर मामला खत्म हो जाए तो बेहतर है। हम किसी का हक नहीं मारेंगे भाई साहब, लेकिन गरीब लोग हैं और नया नया धंधा शुरू कर रहे हैं, उसने करीबन घिघियाते हुए रुलिया राम से कहा। चपड़ासी बोला, आप शरीफ आदमी है महाराज, हम आपका काम करवा देंगे। खासी रद्दोकत के बाद मामला 2000 पर ठहरा। खान ने उसी वक्त 1000 रुपया उसे दे दिया और रुलिया राम ने एक हफ्ते बाद आकर रजिस्ट्रेशन ले जाने का कह दिया। कमाल है भाई, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। होटल से बाहर निकलते हुए सुहाय ने बेख्तियार उसे दाद दी। खान ने दिल ही दिल में कहा, अभी आपने देखा ही क्या है बापूजी, लेकिन जबान से कुछ न बोला, सिर्फ आपकी दुआओं का सदका कहकर खामोश हो रहा। बापूजी के साथ जब वो घर वापस पहुंचा तो सभी लोग घर आ चुके थे। किशोर अपना डेक दिखाने के लिए कॉलेज के 2-3 लड़कों को साथ लाया था और उन पर खासा रोब झाड़ रहा था। खान ने शाम तक का वक्त उन लोगों के साथ गुजारा, फिर एक काम का बहाना करके बाहर चला आया। थोड़ी देर बाद वो सफदरजंग रोड की जानिब सड़क के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जहां सरकारी दफातर बने थे। वहीं उसने टैक्सी रोकी और पैदल ही उतरकर एक तरफ चल दिया। दफातर में छुट्टी का वक्त हो चुका था और ये शाहरा खासी मसरूफ दिखाई दे रही थी। उसने जानबूझकर 15-20 मिनट जाया कर दिए, फिर मुख्तलिफ ब्लॉकों का चक्कर लगाकर एक 3 मंजिला इमारत के सामने रुक गया। इस इमारत के बाहर अंग्रेजी हुरूफ में एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर नेशनल रिसर्च सेल लिखा था। इस रिसर्च सेल में क्या गुल खिलाया जा रहा था, इसकी कुछ खबर तो खान के मुल्क को थी, लेकिन हाल ही में इस सेल से मुताल्लिक कुछ ज्यादा ही तशवीशनाक इत्तलात मिली थी। अगले रोज भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की एक खुसूसी खुफिया मीटिंग मुनक्किद हो रही थी और उसे इसी मीटिंग में होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट हासिल करना थी। यहाँ आकर उसके लिए ये इत्तला एक तरह से नई थी कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के बाद अहम नौयत के दफातर कवर नामों से काम कर रहे हैं। ये नेशनल रिसर्च सेल भी इसी क़िमाश का एक इदारा था। जब उसे यकीन हो गया कि आला अफसरान अब अपने अपने घरों को सिधार चुके हैं तो वो भी अपना ब्रीफकेस संभालता अंदर दाखिल हो गया। यहाँ मेन गेट पर सिक्योरिटी के इंतजामात इतने मासूमाना किस्म के थे कि खान खुद भी एक लम्हे के लिए ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या नेशनल रिसर्च सेल की बजाय वाकई ये कोई इल्मी तहकीकाती इदारा ही तो नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने उसे चेक नहीं किया था। वैसे उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि यहाँ ज्यादातर इन्हीं लोगों की आमदोरफ्त रहती है जो इस दफ्तर के मामलात में अमल दखल रखते हैं, इसलिए शायद उसे भी इन्हीं लोगों में से कोई समझा जा रहा था, क्योंकि उसने अभी तक अपनी किसी हरकत से खुद को एबनॉर्मल जाहिर नहीं किया था और इसी तरह बेधड़क अंदर घुस रहा था जैसे वो कोई बड़ा सिक्योरिटी अफसर
हो। उसके दाएं बाएं भी लोग आ जा रहे थे, लेकिन शाज ही किसी ने किसी से बात की हो। खान ने भी कुछ पूछना मुनासिब न समझा। वो एक राहदारी में चल रहा था जिसके दोनों अतराफ कमरे बने हुए थे। इन कमरों के बाहर मुख्तलिफ ओहदों के साथ मुख्तलिफ नामों की तख्तियां लगी हुई थी और जल्द ही उसे अपना मुद्दा पूरा होता नजर आया। एक कमरे के बाहर डायरेक्टर रिसर्च सेल मिस्टर के.डी. मल्होत्रा लिखा था। कमरा बज़ाहिर बंद नजर आ रहा था, लेकिन उसके बगली कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। एक लम्हे के लिए उसने कुछ सोचा, फिर उस कमरे में जा घुसा। एक मेज के कोने पर बैठी एक टाइपिस्ट लड़की टाइपराइटर पर उंगलियां चला रही थी और उसके सामने वाली कुर्सी पर एक बाबू बैठा था। टेलीफोन धरे थे और एक कोने में ट्रांसमीटर सेट धरा था। यूं लगता था जैसे किसी ने जल्दी में यहाँ रख दिया, वरना शायद ऐसी गलती ऐसे महफूज इदारे में कभी न की जाती। उसे अंदर दाखिल होते देखकर दोनों चौंक उठे। उसने दोनों को कुछ पूछने का मौका दिए बगैर कहा, कैप्टन शुक्ला, मुझे मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है। जैसे ही उसके मुंह से कैप्टन के अल्फाज निकले, वो दोनों अपनी अपनी जगह मुअद्दब खड़े हो गए। सर, वो तो ऑफ कर चुके हैं। मर्द ने, जो गालिबन सेक्रेटरी था, जवाब दिया। ओह माय गुड लक, मैं तो श्रीनगर से आया था, कुछ पेपर हैंड ओवर करने हैं। फ्लाइट लेट हो गई है और आज रात ही मुझे टेक ऑफ करना है। उसका लहजा बिल्कुल फौजी किस्म का था। मेरा ये फर्स्ट विजिट है, खैर कल सही। सेक्रेटरी ने खड़े खड़े लहजे में कहा, ओके सर, थैंक यू, इट इज कॉन्फिडेंशियल। उसका लहजा खासा बावकार हो गया था। फिर जैसे ही वो वापसी के लिए घूमा, लड़की और मर्द दोनों के हाथ सैल्यूट के लिए उठ गए, जिससे खान ने अंदाजा लगा लिया कि इन दोनों का ताल्लुक भी आर्मी से ही है। इस तरह बावकार चाल चलता वो बाहर निकल आया। ये मरहला इतनी आसानी से तय हो जाएगा उसने तो सोचा भी नहीं था। इमारत में मौजूद लोगों से बिल्कुल लापरवाह चलता हुआ वो बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर लोगों की आमदोरफ्त कुछ मांद पड़ गई थी। खान चाहता तो उस दफ्तर के बिल्कुल सामने से सवारी पकड़ सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उससे एहतराज बरता और पैदल ही सड़क के किनारे बनी फुटपाथ पर चलने लगा। जल्द ही उसकी मेहनत रास आ गई और उसने वो आदमी नोट कर लिया जो काफी देर से उससे चिपका हुआ था। एक मुस्कुराहट खान के होंठों पर फैलती चली गई। रिसर्च सेंटर के लोग खासे मोहतात वाक़े हुए थे। अब वो इस नतीजे पर पहुंच गया था। ताक़ुब करने वाला उससे बमुश्किल 10-12 गज दूर था और दोनों के दरमियान कुछ और लोग भी पैदल चल रहे थे। चलते चलते अचानक ही उसने ऐसी हरकत की कि ताक़ुब में आने वाला बौखला कर रह गया। खान सड़क के किनारे बने एक छोटे से बुक स्टॉल पर यकलख्त खड़ा हो गया। ताक़ुब में आने वाले के पास सिवाय इसके और कोई रास्ता बाकी न बचा था कि वो अपनी धुन में इस तरह आगे निकल जाए, क्योंकि खान ने उसे खासा करीब आने का मौका देकर ये हरकत की थी। और जैसे ही ताक़ुब में आने वाला उससे आगे निकल गया, वो बड़ी तेजी से दाहिनी तरफ गली में घूम गया। इस गली में आमदोरफ्त कुछ ज्यादा ही हो रही थी। खान ने इतनी तेजी से मुख्तलिफ आने जाने वालों के आगे पीछे होकर पोजीशन बदली थी कि जब ताक़ुब करने वाले ने मुड़कर देखा तो वाकई वो चकरा कर रह गया। उसने लोगों की भीड़ में दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, लेकिन कैप्टन शुक्ला को तो जैसे जमीन खा गई या फिर आसमान ने निगल लिया। उस गली में वो रुका नहीं। बड़ी तेज रफ्तारी से उसने मुख्तलिफ गलियां बदली थी और अब टैक्सी में सवार किसी नामालूम समत की तरफ जा रहा था। 1 घंटे में 3 मुख्तलिफ टैक्सियां बदलने के बाद वो उस कॉलोनी से कुछ फासले पर बनी दूसरी कॉलोनी पर उतर गया और टैक्सी के नजरों से ओझल होने के बाद पैदल चलता अपने घर की तरफ आ गया। उसके घर पहुंचने तक खाना तैयार हो चुका था और अब लोग उसी के इंतजार में बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही वो सब टीवी के सामने बैठे खाना खा रहे थे। इस दौरान सुहाय ने खान के आज के कारनामे उन लोगों के गोश गुजार कर दिए थे और अब वो उन्हें उसके सामने कंदे मुकर्रर के तौर पर दोहरा रहा था। बाकी सब तो उसकी तारीफ में रत्तबुल लिसान थे, जबकि खान इस तरह नजरें झुकाए बैठा था जैसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हो। खाना खत्म होने पर वो रमा के साथ उसके कमरे में चला आया। उसने रमा से कहा, देवी जी, अगर आपको फुर्सत हो तो मैं आपकी खूबसूरत सोहबत हासिल कर सकता हूँ। जवाब में रमा सिर्फ लज्जा कर रह गई। मेरे ख्याल से आपको आज दिल्ली की सैर न करवाई जाए। मिसेस सुहाय ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, अरे क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर। उनके लिए तो ये बड़ा ही नेक शगुन था कि अगर उनका धर्म पुत्र उनकी सुपुत्री को पसंद करने लगा। खान ने कहा, इससे पहले कि और किसी को खबर हो, मेरे ख्याल से हमें निकल जाना चाहिए। क्यों माताजी? मिसेस सुहाय ने शर्माती लज्जाती रमा से कहा, हाँ हाँ जाओ बेटा, और खुद कमरे से निकल गईं। रमा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं जरा कपड़े तो बदल लूं। अरे अरे ये गजब ना ढाना, मैं तो पहले ही। फिक्रा नामुकम्मल छोड़कर वो मुस्कुरा दिया और रमा एक मर्तबा फिर शर्म से दोहरी हो गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक टैक्सी में करोल बाग की तरफ जा रहे थे।
रमा ने उस वक्त वही साड़ी पहन रखी थी जो खान उसके लिए खास तौर से खरीद कर लाया था। जब साड़ी पहनकर वो बाहर निकली तो खान को अपनी आंखों पर यकीन न आया। क्या जमीन का कोई बासी इतना हसीन भी हो सकता है? उसने सोचा और रमा की तरफ देखता रह गया। ये लड़की इस बुरी तरह से उसके जहन पर छा रही थी कि वो खुद को उसका कोई मामूल जानने लगा। करोल बाग पहुंचने तक खान पर एक बेखुदी की कैफियत तारी रही और इस कैफियत के जेरे असर वो रमा से दुनिया भर की बातें करता रहा। उसने अपने स्कूल और कॉलेज के जमाने में शायरी को कभी चखा तक नहीं था, लेकिन आज जैसे उसे मीर और गालिब के तमाम दीवान जबानी अजबर हो गए थे। उसने सोचा गजल वाकई इतनी खूबसूरत ही होती होगी। उसकी महवियत ने रमा को भी चौंका दिया। क्या देख रहे हैं आप इस तरह? खान ने कहा, तुम्हारी आंखों में जीती जागती जिंदगी देखकर सोचता हूँ रमा कि क्या यही वो आंखें हैं जिन्हें देखकर किसी शायर ने इनमें डूबकर मर जाने की आरजू की थी। सच रमा, वाकई तुम्हारी आंखों में डूबने के बाद जिंदगी बेमानी सी शय बनकर रह जाती है। रमा को तो जैसे सकता हो गया था। उसके कान की लोएं सुर्ख हो रही थी क्योंकि उसने सिख टैक्सी ड्राइवर को अपने सामने लगे शीशे में मुस्कुराते हुए देख लिया था। शायद वो उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुनता आया था। बस कीजिए, रमा ने उसके बाजू को छूकर शायद ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। बाग से कुछ पहले ही उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। रमा ने कुछ न पूछा और उसके साथ साथ चलने लगी। कमाल है भाई, कम से कम ये तो पूछ लो कि हम जा कहाँ रहे हैं। वो बोली, क्यों पूछूं? कुमार जी, जब आप पर विश्वास कर ही लिया है तो मैं अपने मन में आपके मुताल्लिक कोई शक शुबा क्यों रखूं? फिर आप ही तो एक हैं जो मेरे जीवन में आए। इस खाली खाली जिंदगी में कितना खला था आपके बगैर। आप नहीं जानते मैंने कितनी तपस्या की थी आपके लिए, आप जैसे किसी के लिए। अब मेरी तपस्या सफल हो गई है तो मैं कुछ सोचने के लायक नहीं रही। जितने एतमाद से रमा ये बातें कर रही थी उसने खान को बौखला कर ही रख दिया था। ये मजाक इतना संगीन भी हो सकता था उसने कभी सोचा ही नहीं था। अपनी तरफ से तो वो चहलकदमी और तन्हाई का जवाब पैदा करने के लिए ही रमा को लाया था और अब उसके साथ बातें करता दोनों अतराफ फैली कोठियों की कतार पर नजरें दौड़ाता चला जा रहा था। दोनों बाग के एक तारीक कोने में घंटों बैठे बातें करते रहे। रात खासी गहरी हो चली थी जब वो घर वापस पहुंचे। उस रात काफी देर तक वो जागता रहा। इस मुल्क में थोड़े दिन गुजारने के बाद ही उसे अपनी कमजोरियों का शिद्दत से एहसास होने लगा था। उसने महसूस किया कि इन लोगों में एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत पाई जाती है कि पंजाबी हिंदी को और हिंदी गुजराती को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मुस्लिम दुश्मनी में सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। मुसलमानों के खिलाफ भारत के हर सूबे में नफरत पाई जाती थी। पाकिस्तान का तो ये लोग रुए जमीन पर वजूद भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इन हालात में उसकी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ गई थी। उसे बताया गया था कि मिस्टर मल्होत्रा की आदत थी वो दिन को होने वाली किसी भी मीटिंग के कागजात का मुताला हमेशा रात को अपने घर ले जाया करता था। उसका घर भी एक तरह से इंटेलिजेंस का खुफिया दफ्तर था। इस मामले में भारतीय यूरोप की तकलीद कर रहे थे और मासूमियत की आड़ में ही ज्यादातर काम किया जा रहा था। खान ने मल्होत्रा का ब्रीफकेस बाहर सूरत उड़ाना था क्योंकि उसमें अहम नौयत की मीटिंग की तमाम कार्रवाई दर्ज थी जो भारत में पाकिस्तान के खिलाफ पकने वाली खिचड़ी पर मुश्तमिल थी। भारत को पाकिस्तान तोड़ने का देरीना ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। तारीख तेजी से अपनी समत बदल रही थी। एक अनदेखी तबाही पाकिस्तान पर मुसल्लत हो रही थी और अरबाब बस्तो कुशाद आंखें बंद किए चैन की बंसुरी बजा रहे थे। अगले रोज अलस सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर के नजदीकी मंदिर के स्पीकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। साथ वाले कमरे से उसे हल्की हल्की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। शायद मिसेस सुहाय कोई अश्लोक पढ़ रही थी। फिर उसे अपने कमरे की तरफ आते कदमों की चाप सुनाई दी। उसने दोबारा आंखें मूंद ली। अगले ही लम्हे दरवाजा खुला और मिसेस सुहाय अंदर चली आई। उसने खान के सरहाने खड़े होकर इन्हीं अश्लोक का जाप करना शुरू कर दिया। फिर उस पर फूंक मार कर वापस चली गई। वो दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर न रह सका। खुदा जाने मिसेस सुहाय ने क्या पढ़कर उस पर फूंका था, लेकिन ये अंदाजा उसने पहले ही रोज लगा लिया था कि माँ का रिश्ता खा उसकी बुनियाद कितनी ही कमजोर क्यों न रही हो, बहुत नाजुक भी होता है और बहुत पायदार भी। नाश्ता सब ने इकट्ठा किया। ये बज़ाहिर मजहबी किस्म का घराना था और खान को भी बादल नखास्ता उनके साथ पाठ में शिरकत करना पड़ी। रमा के साथ ही वो बाहर आया था। उसने रमा को कॉलेज ड्रॉप करके फिर अपने काम से आगे जाना था। दोनों कॉलोनी से अभी चंद कदम दूर ही गए थे कि अचानक ही रमा ठिठक कर रुक गई। उसकी नजरें सामने एक रिक्शे से उतरती लड़की पर जमी थी। शायद उसने अभी तक रमा को नहीं देखा था। रिक्शे वाले को किराया देकर जूं ही वो दूसरी तरफ घूमी उसकी नजर रमा पर पड़ी और वो दीवानावार दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। रमा ने भी उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी। हाय मोटी, उसने नारा बुलंद किया और मोटी रमा के बाजुओं में सिमट गई। दोनों खासी बेतकल्लुफी का मुजाहिरा कर रही थी। इनसे मिलिए मिस रजनी, मेरी बचपन की सहेली। इसे बड़ा शौक है जासूस बनने का। रमा के अंदाज़े तारुफ में जो बेसाख्तगी आ गई थी उसने खान को
महसूस जरूर किया, लेकिन वो आखिरी फिक्रे पर चौंके बगैर न रह सका। उसने दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपना तारुफ करवाया। मुझे अरुण कुमार कहते हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बाय द वे, आप करती क्या हैं? रमा बीच में टपक पड़ी। अरे मैं बताती हूँ। ये कहाँ बताएगी? अरे बाबा, ये श्रीमती जी सिक्योरिटी ऑफिसर बनने वाली हैं, ट्रेनिंग हो रही है इनकी। सारी चर्बी उतार दी कमबख्तों ने 3 माह में। रजनी ने रमा को टोका। रमा प्लीज कुछ मुझे भी तो बोलने दो। और फिर आंखों में शरारत लाकर खान से मुखातिब हुई, मेरा इल्म तो आपको हो ही गया, अब आप भी अपना तारुफ करवा दीजिए ना महाराज, आपको पहले कभी नहीं देखा। रमा बोली, बस यही कमी है तुम लोगों में, जरा किसी को देख लिया और रगे जासूसी फड़कने लगी। अरे ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, पप्पा के एक दोस्त के बेटे हैं, अब हमारे पास ही रहा करेंगे। अच्छा तो यूं कहो ना। रजनी ने फिक्रा अधूरा छोड़कर बड़े मानी खेज अंदाज में रमा की तरफ आंख दबाकर देखा। रमा ने कहा, शाम को मिलेंगे, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। रमा गड़बड़ा गई थी और इससे पहले कि रजनी कुछ बोले वो अरुण कुमार का हाथ पकड़कर बाय बाय कहती हुई आगे बढ़ गई। बड़ी शरारती है कमबख्त, क्या मजाल जो इसे जरा भी शर्म आती हो किसी बात पर। रमा ने शायद अपनी खजालत मिटाने के लिए कहा, वैसे क्या शौक चुराया है इसने? अच्छी खासी लड़की है, ये किधर निकल गई? खान ने उसे कुरेदा। रमा बोली, इसे बचपन ही से सिक्योरिटी में जाने का शौक था, जासूसी नॉवल पढ़ पढ़ कर दिमाग खराब हो गया है। 3-4 माह पहले एक इश्तिहार औरतों के लिए छपा था, इसने दरखास्त दी और मालूम हुआ कि महारानी भारतीय इंटेलिजेंस रॉ में भर्ती हो चुकी हैं, आजकल ट्रेनिंग कर रही हैं, जल्द ही इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। खान ने अजीब से लहजे में कहा, हरे हरे, मुझे तो ऐसी गैर रोमांटिक सी लड़कियां एकदम जहर लगती हैं। लड़की और पुलिस की नौकरी, वाह। खान के दिमाग में कई खदशात ने यकदम सर उठाना शुरू कर दिया था। ये लड़की अगर रमा की इतनी गहरी दोस्त है तो जरूर इसका आना जाना भी उनके यहाँ रहता होगा, कहीं कमबख्त उसकी टोह में ही न लग जाए। वो जानता था किसी भी खुफिया सर्विस से मुताल्लिक मर्द या औरत में तजस्सुस की आदत जरूर पैदा हो जाती है। यूं भी दूसरे के मुताल्लिक जानना इंसानी फितरत है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रोशन रुख भी था। अगर वो इस बात का यकीन रजनी को दिला देता कि वो कोई गैर मामूली शख्स नहीं, तो रमा की दोस्ती की आड़ में वो इस कीमती हीरे से बहुत ज्यादा फायदा भी उठा सकता था। रमा ने उसे खामोश देखकर छेड़ा, कहाँ खो गए हैं आप? खान ने कहा, कहीं नहीं, सोचता हूँ मेरा नसीब ऐसा शानदार कब रहा होगा जो तुम जैसी लड़की मिले। रमा ने एक करीब से गुजरते रिक्शे को इशारा किया, बस बस जाने दीजिए। थोड़ी देर के बाद ही दोनों एक रिक्शे में रमा के कॉलेज की तरफ जा रहे थे। इस दौरान खान ने गो के खुद पर खासी रोमानियत तारी कर ली थी, लेकिन उसका जहन अभी तक रजनी में अटका हुआ था। उसने रिक्शे ही में रमा को बताया था शायद उसे किसी काम से मेरठ जाना पड़े, अगर वो रात तक घर न पहुंचा तो तशवीश नहीं करनी। रमा को उसके कॉलेज के सामने उतार कर वो खुद भी थोड़ी दूर जाकर रिक्शे से उतर गया। अब उसे नई दिल्ली की तरफ जाने वाली बस का इंतजार था जो जल्द ही मिल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।